नमस्ते दोस्तों। तो ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे, जो बेसिकली हम उन बच्चों के लिए बनाने जा रहे हैं जो कॉमर्स में अपने आने वाले कुछ दिनों के बाद बोर्ड एग्जाम को फेस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पे बहुत सी बातें पहले से मेंशन कर दिया है। दरअसल ये मेरा स्टार्टिंग का 10 मिनट बेसिक इंट्रोडक्शन तौर पे रहेगा, उसके बाद हम पढ़ाई की बात आगे बढ़ाएंगे। दरअसल मुझे ये एहसास है कि इस वक्त ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनको हो सकता है एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है किस तरीके से बोर्ड एग्जाम को फेस करें, खास करके इन 3 सब्जेक्ट्स में, दैट इज इकोनॉमिक्स में, अकाउंटेंसी में, बिजनेस स्टडीज में। जितनी बातें मैंने बोर्ड पे लिखा है, हम एक एक बात को डिस्कस करेंगे, तो बहुत ध्यान से बात को सुनिएगा और हो पाए तो आप अपने साथ पेन एंड कॉपी लेके बैठिए, ताकि जो भी बातें हम बताएं उसको आप नोट करते चले, जो आप आपके बहुत काम का रहेगा। हम लोग का इकोनॉमिक्स का एग्जाम 18 मार्च को है, अकाउंट का 23 मार्च को है, बिजनेस स्टडीज का 27 मार्च को है, तो हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो हम भी ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पास, अगर पहले इकोनॉमिक्स से ही शुरू करें बिकॉज वो पहले एग्जाम आने वाला है, तो हमारे पास 2 सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी। दोनों ही सब्जेक्ट अपने आप में बहुत ज्यादा है। मोस्टली इसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, मोर देन 80%, एंड लिटिल बिट 15-20% के आसपास न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है, जो कि मैक्रो में ही है। ये हमारा कंप्लीटली न्यूमेरिकल है। कहीं कहीं पे टेबल फॉर्म में क्वेश्चंस पूछ देता है, बट वो एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में पूछता है, न्यूमेरिकल उसमें होता नहीं है। यहाँ पे न्यूमेरिकल रहता है, जिसमें कि हमको एक ये चैप्टर दैट इज नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड एंड लिटिल बिट गवर्नमेंट बजट, यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं। अदरवाइज ये पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, बट इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारा हिस्ट्री के जैसा नहीं है जिसको हमें रटना पड़े। यहाँ पे पूरा इकोनॉमिक्स 12th क्लास का कंप्लीटली समझने वाला है। तो मैंने क्या किया है कि पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हमें हमारा सिलेबस है क्या, हमको ये पता होना चाहिए। तो मैंने क्या क्या लिखा है, मैक्रो में हमको पढ़ना था नेशनल इनकम, ये हमारा सिलेबस है। मनी बैंकिंग, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, जिसको हम इनकम डिटर्मिनेशन कहते हैं एंड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, चैप्टर का पूरा नाम है। गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये हमारे चैप्टर्स हैं। ये पूरे चैप्टर्स कवर करके टोटल होता है 40 मार्क्स का, ठीक। सिमिलरली यहाँ भी जो हमारा इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट है वो भी कवर करता है 40 मार्क्स, जिसमें कि नंबर ऑफ चैप्टर्स 8 है। इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब 47 से 50 तक का जो टाइम पीरियड था, उस दौरान हमारा इकोनॉमी इंडिया का किस तरीके का था, किस कंडीशन में था और उसका सिचुएशन कैसा था। हालांकि अच्छा नहीं था, बट जैसा भी था पढ़ा जाएगा। फिर इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 50 से 90 तक, इंडियन इकोनॉमी 90 से ऑनवर्ड्स, ये 3 साल हमने क्या किया, अपने 75 ईयर्स के इंडिपेंडेंस के इस पूरे टाइम पीरियड को से बाहर दे दिया है, और उसी फेज को हम पढ़ेंगे। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन नेबर कंट्रीज दैट इज इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। तो ये बहुत ज्यादा सिलेबस है। अब ऑब्वियस बात है, हमारे पास टाइम तो बहुत कम है, तो क्या सब पढ़ने वाले हैं? नहीं, इतना हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट सेशन से भले ही हम लोग प्रॉपर चैप्टर वाइज डिटेल में वीडियोस बनाएंगे, लेकिन अभी हमारा काम क्या रहेगा कि इस पूरे सिलेबस में ऐसा क्या पढ़ें जो हमारे लिए बहुत काम का है। तो ऑब्वियस ही बात है, इसके लिए तो टीचर आपको बहुत अच्छे से गाइड कर दे कि आप ये पढ़ो वो पढ़ो, जो कि वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताएगा, जो कि हम भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपको हम वो चीज बताएं जो सीबीएसई हमें कहता है कि पहले आप इसको पढ़ो। अब ये जो सीबीएसई कहता है ये कैसे हम जानेंगे, यहाँ मैंने देखिए कुछ बातें लिखा है जो बहुत काम का है। हमें कौन कौन से टॉपिक सबसे पहले पढ़ने चाहिए, तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है। जो हमारे पास बोर्ड का पेपर है पिछले साल का, लास्ट ईयर का, जो हो चुका है, हम लोग 24 का एग्जाम देंगे, मतलब आप लोग दोगे। 23 का जो पिछले साल का एग्जाम था, उसमें से हम जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब पिकअप करेंगे और उनको पहले पढ़ेंगे, बिकॉज वो टॉपिक्स काम के हैं, जो रिपीट कर सकते हैं, बस तरीका बदल जाएगा पूछने का। इसके बाद जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर इशू किया है हमारे लिए लेटेस्ट, दैट इज 2023-24 वाला, उनमें भी जो टॉपिक्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। अब
होता क्या है कि दो जो पेपर्स हैं, एक जो पिछले साल एग्जाम में आ चुका है, एक जो इस साल सीबीएसई ने एक एस्टिमेशन के तौर पे कि भाई हाँ ये टॉपिक आप पढ़ो, ये आपके लिए एज सैंपल के तौर पे है जो रेलेवेंट है, तो यहां से जो टॉपिक्स हमें मिलेंगे वो हम पहले पढ़ सकते हैं। बेटर रहेगा जो पिछले साल का भी सैंपल पेपर है उसको भी देख लिया जाए। तो हमारे पास 3 पेपर्स है, उन तीनों पेपर्स को अगर हम डीपली एनालाइज करके वहां से टॉपिक्स को पिकअप करें तो हमारे बहुत काम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाते हैं। मैंने क्या किया है, वो सारे टॉपिक जो यहाँ पे पूछे गए हैं मैक्रो के, इंडियन इकोनॉमी के, मैंने पहले से लिख के रखे हैं जो कि आपके बहुत काम का है। हम लोग क्या करेंगे, जो वीडियोस हम बनाने जा रहे हैं हम उन्हीं टॉपिक्स को पिकअप करेंगे और उन टॉपिक्स को प्रिसाइसली पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास इतने चैप्टर्स हैं, ये जो मेरा पहला वीडियो है वो बेसिकली कंसेंट्रेटेड रहेगा नेशनल इनकम को लेके। ये बात अलग है कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसको डीप पढ़ाने के मुझे कम से कम 10-12 क्लास चाहिए, बट हमारे पास उतना टाइम नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे आपको नेशनल इनकम में उन चीजों को पढ़ा दें जो हमारे लिए बहुत काम के हैं, जो कि एग्जाम में आने के चांसेस भी हैं। और सबसे बड़ी बात, बोर्ड में ये चैप्टर अकेले ही कवर करता है लगभग 10 मार्क्स, जो कम नहीं होता है। तो 10 मार्क्स ये कवर करता है, तो आज का ये लेक्चर पूरा इस 10 मार्क्स को डेडिकेटेड रहेगा। बाकी के जो वीडियोस होंगे वो हम इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा ADAS पे, उसके बाद मनी बैंकिंग गवर्नमेंट बजट पे, उसके बाद फॉरेन रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी को भी हम इसी तरीके से बांटेंगे और मेरा कोशिश रहेगा 6 से 7 वीडियोस बनाएं जिसमें कि हम पूरे इकोनॉमिक्स को कवर करें, उन टॉपिक्स को जो कि इन सब जगहों पे पूछा हुआ है। एंड बिलीव मी, ऑलमोस्ट ये सब कुछ आपके काम करेगा और चांसेस पूरा है कि इसमें से पूरा आपके काम में एग्जाम में आ भी जाए। न्यूमेरिकल्स के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें कि नेशनल इनकम का, एग्रीगेट डिमांड का, गवर्नमेंट बजट के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो उसमें कवर रहेंगे। ये सारी बातें इकोनॉमिक्स को लेके था। बिजनेस का एग्जाम है तो 27 को, उसमें 2 पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में 8 चैप्टर्स हैं, वहां मैंने लिखा है शॉर्ट में, अब सुन लीजिए आप। मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, मार्केटिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बहुत सारे चैप्टर्स, ये सब हम लोग कोशिश करेंगे जिस तरीके से मैंने यहाँ बातें कहा इकोनॉमिक्स को लेके, यही सेम बात बिजनेस को लेके भी है। मैंने पूरा टॉपिक्स पहले से मार्क किया है। आप तक वो चीजें कैसे पहुंचेगा उसके लिए हम बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। फिलहाल ये हमें इतना पढ़ना है। अब बहुत से बच्चों को ये क्वेरी होता है सर हम इको बीएसटी तो ऑलमोस्ट कर पाते हैं, अकाउंट का क्या करें? वो नहीं हो पाता है क्योंकि वो बहुत हार्ड में पड़ जाता है। तो मैंने लिखा तो है कि पार्ट ए में हमको पढ़ना है 5 चैप्टर्स, पार्ट ए के वॉल्यूम 2 में पढ़ना है 2 चैप्टर्स एंड पार्ट बी में पढ़ना है 4 चैप्टर्स। और ये आप भी समझते हैं कि अकाउंटेंसी के लिए 2-3 वीडियोस या फिर 10-12 दिन सफिशिएंट नहीं होता है। बट मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे इन सारे चैप्टर्स के सेलेक्टेड क्वेश्चंस मार्क किए हैं डी कैटेगरी के, नॉट ऑल क्वेश्चंस, बहुत सेलेक्टेड, बहुत प्रिसाइज क्वेश्चंस मार्क किए हैं। और मेरा कोशिश रहेगा उन्हीं क्वेश्चंस पे काम कराएं और आपको वीडियोस प्रोवाइड कराएं, ताकि एटलीस्ट आप उन क्वेश्चंस को देखोगे ना तो ये श्योर है आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स हैं, चाहे वो कोई भी चैप्टर, चाहे वो शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, अकाउंटिंग रेशियोज हो, ऑलमोस्ट कवर्ड रहेगा। ये तो श्योर रहेगा फिर कि एग्जाम में आप ब्लैंक नहीं रहोगे, कुछ ना कुछ तो कर लोगे। तो हम दोबारा बता रहे हैं, ये मेरे वीडियोस ऐसे हैं जो टोटली स्ट्रिक्टली बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत प्रिसाइज रहेगा। डीप बातें इसलिए नहीं बता पाएंगे बिकॉज उतना समय नहीं है एंड चीजों को बहुत ज्यादा हम कुछ जगह पे स्किप करेंगे जस्ट बिकॉज क्योंकि हमें अभी बोर्ड के रेस्पेक्ट में पढ़ना है, तो उन्हीं जगह पे हम अपने आप को इन्वॉल्व कराएंगे जो आपके काम कर इस वक्त। ये तो पूरी बेसिक बातें हैं। हम लोग आज शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स से, मैक्रो से, नेशनल इनकम से। 10 मार्क्स कवर करता है। अब इन सब जगहों पे 2023 बोर्ड पेपर, 2023-24 सैंपल पेपर, 2022-23 सैंपल पेपर, इन जगहों पे नेशनल इनकम से कौन से टॉपिक हमें जरूर से पढ़ने हैं। न्यूमेरिकल की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल थियोरेटिकल एस्पेक्ट में क्या क्या हमें जरूर से पढ़ना है मैंने वहां साइड में लिखा है।
देखिए नेशनल इनकम जो हमारा चैप्टर है, अगर आपकी बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो उसमें 4 हिस्सा है। नेशनल इनकम के 4 पार्ट्स हैं ऑफिशियली। पहला है बेसिक एग्रीगेट टर्म्स ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स, सर्कुलर ऑफ इनकम, बेसिक एग्रीगेट टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम एंड मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। बहुत सारे टॉपिक्स हैं। उन चारों चैप्टर्स में बहुत से टॉपिक्स अलग अलग है, तो हमें उतना नहीं जाना है डिटेल में। मैंने आपके लिए ये 8 टॉपिक्स मार्क किए हैं, जिसको कि हम लोग आने वाले इसी लेक्चर में अगले 45 मिनट से 1 घंटे में कवर अप करने वाला है। ये टॉपिक जो मैंने लिखा है यही हमारा आज का लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जो हमारे पास 3 मेथड्स हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड, हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला को जानेंगे कम से कम, बिकॉज फॉर्मूला ही बहुत मस्ट है। नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी एंड डिफ्लेटर, ये क्या होता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू स्टेप इकोनॉमी, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम क्या होता है, इनकम एक्सपेंडिचर मेथड के प्रिकॉशंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, अगर आप लकी हुए तो मेथड्स जो होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, उस पे क्वेश्चन देगा और लगा के आपको प्रिकॉशंस पूछ सकता है। तो प्रिकॉशन अगर पूछता है, ये हमारे फायदे में होता है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट का बहुत इजी हो जाता है, तो हम लोग उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। फिर एक नया टॉपिक होता है जीडीपी, सोशल वेलफेयर। इनके बीच का डिफरेंस बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। इफ नॉट, अगर नहीं आता है तो इसमें एक टॉपिक आता है दैट इज एक्सटर्नलिटीज। ये एग्जाम में मोस्टली 2 मार्क्स 1 मार्क्स में आ जाता है, तो ये पढ़ा जाएगा। फिर गुड्स की कंप्लीट टाइप्स, हमारे बहुत काम है। नेशनल इनकम के बेसिक जो 3 फॉर्मूलाज हैं, ये जो मैंने लिखा है, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज इसी के बेसिस पे हमारे न्यूमेरिकल्स हो पाते हैं। तो हमें इतना पढ़ना है, ये 8 टॉपिक्स। इसके बाद हमारा जो नेशनल इनकम का पूरा होल चैप्टर है एक सर्टेन लेवल तक कवर रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हर टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पास जो पहला हेडिंग है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। एग्जाम में नेशनल इनकम से एक मेथड आने का चांसेस पूरा होता है। तो हमारे पास जो 3 मेथड्स है नेशनल इनकम को निकालने का, उस पे बात करेंगे बाद में। पहले आपको ये समझना पड़ेगा, उस मेथड को तभी आप लगा पाओगे या इंप्लीमेंट कर पाते हो जब हमें इन 3 के बारे में बेसिक बातें पता होता है। ये 3 चीजें क्या हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। MP, FC, NIT। MP मतलब मार्केट प्राइस, FC मतलब फैक्टर कॉस्ट, NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका फॉर्मूला होता है IT माइनस सब्सिडी, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं, बट ऑब्वियसली बात मैंने शुरुआत में कहा, हमें चीजों को कंसाइज रखना है स्ट्रिक्टली एज पर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले इन 3 की बात करते हैं। मेथड्स पे जाने से पहले जो ग्रॉस का फॉर्मूला होता है वो होता है नेट प्लस डेप्रिसिएशन। ये बेसिकली ग्रॉस क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। होता क्या है ना कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, इन दोनों के जो बीच का रिलेशन होता है उसमें हमको डेप्रिसिएशन को ऐड करना होता है ग्रॉस निकालने के लिए। नेट अगर निकालना है तो ग्रॉस को डेप्रिसिएशन को माइनस करना होता है। अब ग्रॉस का मीनिंग, नेट का मीनिंग, डेप्रिसिएशन का मीनिंग बता सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है हमें उतना डीप नहीं जाना है। लेकिन ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास? नेशनल इनकम इक्वल होता है डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। नेशनल इनकम होता है डोमेस्टिक इनकम फ्रॉम प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एंड जो तीसरा फॉर्मूला है वो MP इक्वल टू FC प्लस NIT। ये तीनों फॉर्मूला हमारा सपोर्ट करता है नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल को लगाते हो। अब सवाल आता है कितने मेथड्स हमारे पास हैं। हमारा मेन फोकस होना चाहिए
जितने हमारे पास मेथड्स हैं उन सब के फॉर्मूला अच्छे से याद रहे। तो कितने मेथड्स हैं? सबसे पहला है, चलिए शुरुआत करते हैं इनकम मेथड से। इनकम मेथड होता क्या है ना, नेशनल इनकम में हर चीजों का एक एग्रीगेट नाम होता है, एग्रीगेट उसको हम लोग इंडिकेशन के तौर पर बुलाते हैं। तो उसी प्रकार अगर हम किसी क्वेश्चन में इनकम मेथड अप्लाई करते हैं, इनकम मेथड को अप्लाई करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वहां से भी एक एग्रीगेट टर्म निकलता है। इसको याद रखिएगा, किसी क्वेश्चन में अगर इनकम मेथड लगाने की कह रहा है, न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, तो उसमें इनकम मेथड के तौर पे हमको NDPFC मिलता है। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, अब अगर हम उस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं इनकम मेथड को, तो ऑब्वियस सी बात है जो फॉर्मूला निकलेगा, क्या निकलेगा? COE प्लस OS प्लस MI। ये तीन टर्म्स मैंने क्या लिख दिया, इसको याद कर लीजिए। दोबारा बता रहे हैं, हम एक एक चीज को बहुत डिटेल में नहीं लेके जा रहे हैं क्योंकि उतना हमारे पास टाइम नहीं है, बट हम चाहते हैं कि आप इन फॉर्मूलाज को ढंग से लिखे रहो, ताकि एग्जाम में अगर सवाल आता है न्यूमेरिकल और उसमें लिखा होता है कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, या मेथड नहीं भी लिखा है बट जो कंटेंट दिया है उस क्वेश्चन के अंदर वो बेसिकली इनकम मेथड के कंटेंट दिए हैं, तो नो डाउट आपको ये लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मैंने क्या क्या लिखा है? COE प्लस OS प्लस MI। ये COE क्या है? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। जिन बच्चों को ये लग रहा है कि सर आप इतना बातें बता दे रहे हो बट हम कैसे रिकॉल रखें और चीजों को कैसे हार्ड फॉर्म में पाएंगे, तो आपको हम क्लास के लास्ट में एक प्रोवाइड करेंगे चीजें जो आपके बहुत काम आएगा। वहां से आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो क्लियर हो जाएंगे चीजों को लेकर। तो COE हमारा होता है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, OS होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, MI होता है मिक्स्ड इनकम। COE क्वेश्चन में दिया होता है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, इसके भी कुछ टर्म्स होते हैं। क्या क्या होता है? वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ध्यान दीजिएगा, एम्प्लॉयर लिखा होता है। तो अगर COE नहीं दिया है क्वेश्चन में तो हमें तीनों खोजना होता है। ये तीनों में से जो भी दिया रहेगा उन सभी को हमें लेना पड़ता है COE के कैलकुलेशन में। तो ये तीनों दिया है, तीनों ऐड कर लीजिए, दो दिया दो ही लिखिए, एक दिया एक लिखिए। बट ध्यान दीजिए एम्प्लॉयर, बहुत बार एम्प्लॉइज देता है कंफ्यूज करने के लिए, तो एम्प्लॉयर को लेते हैं। OS दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर क्वेश्चन में OS दिया है तो अच्छी बात है, बहुत बार नहीं दिया होता है। तो इसमें दो चीजें होती हैं, OS अगर नहीं दिया है तो इसमें हमारा टोटल जो नंबर ऑफ चीजें होती है ना वो दो होती हैं। एक होता है इनकम फ्रॉम, एक्चुअली इसको कंफ्यूजन मत रखिए, OS हमारा बनता है चार चीजों से। क्या क्या इसमें आता है? सबसे पहला रेंट, दूसरा इंटरेस्ट और तीसरा रॉयल्टी एंड लास्ट प्रॉफिट। ये चारों अगर OS नहीं दिया तो आपको चारों देखना पड़ता है क्वेश्चन में दिया है कि नहीं, और मोस्टली सब नाम टू नाम मतलब वर्ड टू वर्ड दिया होता है। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज अगर दिया है तो आप उसको कंसिडर करिए, नहीं दिया जीरो मान सकते हैं। बट प्रॉफिट अगर नहीं दिया है तो उसको जीरो मत मान लीजिएगा, क्योंकि प्रॉफिट का भी तीन हिस्सा होता है। कौन कौन होता है? पहला होता है कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा होता है इसका डिविडेंड, तीसरा होता है रिटेन अर्निंग। ठीक, मिक्स्ड इनकम का मतलब होता है वो सारे इनकम जो हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब खुद में काम करके अर्न किए होते हैं। मोस्टली हमें मिक्स्ड इनकम साफ साफ दिया होता है, जिसको हम सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम भी कह सकते हैं। तो इतने ही कंटेंट है, ये आपको तीन चीजें पता हो, अगर इतना याद है तो आपके लिए न्यूमेरिकल आसान होता है इनकम मेथड लगाते हो। अब होता क्या है ना कि भले हमने किसी क्वेश्चन में इनकम मेथड के तहत उसको सॉल्व किया और वहां पे NDPFC पा लिया, बट इससे काम नहीं चलता। क्यों काम नहीं चलता? क्योंकि हमें एग्जाम ये कह देगा कि कैलकुलेट
नेशनल इनकम। अब यहां फर्क है, हमने इनकम मेथड अप्लाई किया वो बात अलग है, तो उसके थ्रू हमको एनडीपीएफ से मिल गया, बट हमसे क्वेश्चन में कह देगा कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो ऑब्वियस सी बात है नेशनल इनकम निकालने का भी एक एग्रीगेट नाम होता है। क्या होता है? इसको बोलते हैं एनएनपीएफसी। अब इसको भी आप याद रखिए, मैंने पहले ही कहा बहुत कुछ याद करना पड़ता है जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो चीजें ऑब्जेक्टिव होता है, फिक्स है कि एनएनपीएफसी बोलते हैं उसको, हालांकि उसके पीछे रीजन है, बट फिलहाल उस रीजन को बताने के लिए उतना प्रॉपर एडिक्वेट टाइम हमारे पास नहीं है। अब तो अगर हमको एनएनपीएफसी निकालना है, एनएनपीएफसी, और हमने तो निकाला है एनडीपीएफसी, है ना, तो इस एनडीपीएफसी को हम क्या करेंगे? एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करेंगे, और ये कन्वर्जन का पार्ट में बहुत ध्यान सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखो हुआ क्या है, एनडीपीएफसी को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं एनएनपीएफसी में, क्योंकि हमारा आंसर ये है, तो कैसे निकलेगा? और याद कर लीजिए नेशनल इनकम का एग्रीगेट नाम ये होता है, इनकम मेथड को अप्लाई करके हमको ये मिलता है। तो अब उस एनडीपीएफसी को एनएनपीएफसी में कैसे कन्वर्ट करें? तो बैलेंस करना होता है सर, और उसी बैलेंस को करने के लिए हमारे पास ये तीन फॉर्मूला है, 1, 2 और 3। क्या क्या है? मैच करते हैं। पहला नेट, नेट सेम है, नेशनल इक्वल डोमेस्टिक। अब देखो नेशनल इक्वल डोमेस्टिक क्या होता है? प्लस एनएफआई है, पी सेम है, प्रोडक्ट एफसी इक्वल एफसी सेम है। तो मतलब जस्ट अगर हम एनडीपीएफसी में एनएफआई ऐड कर दे तो वो एनएनपीएफसी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये एनएफआई उसमें दिया होता है बिल्कुल हाँ, वर्ड टू वर्ड लिखा होता है, उसमें लिखा रहेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमारा काम रहेगा उसको सिंपली वहां पुट कर देना। ठीक, ये तो हो गया नेशनल इनकम निकालने का। बहुत बार हमें क्वेश्चन में कहता है कि नेशनल इनकम मत निकालिए, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, जिसको कि हम कहते हैं एनडीपीएफसी। तो अब कितनी अच्छी बात है, अगर एग्जाम में डोमेस्टिक इनकम कहेगा तो उसका तो नाम ही होता है एनडीपीएफसी। तो हमने जो इनकम मेथड अप्लाई किया था और हमको मिला था एनडीपीएफसी, तो मैच हो गया, वही सेम चीज मिल जाएगा। तो मतलब इनकम मेथड लगाने से मिला एनडीपीएफसी, और अगर डोमेस्टिक इनकम कहा था निकालने को तो वही हमारा आंसर हो जाएगा डोमेस्टिक इनकम का। ठीक, तो ये कोई एक एग्जाम में दे देता है करने के लिए। ये हमारा पहला मेथड था, दैट इज इनकम मेथड। अब आते हैं सेकंड मेथड, इसका नाम क्या है? अभी फॉर्मूला पे काम करिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल तो लगवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन फिलहाल हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें में क्या पढ़ना होगा? इसका नाम पहले क्या होता है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और इसके अंदर क्या क्या टर्म्स आते हैं वो हमको याद होना चाहिए, और एग्जाम में वो टर्म्स साफ साफ दिया होता है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या क्या लिखा होता है? ई प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ऐसे लिखा रहेगा, चारों वर्ड पूरा में दिया रहेगा, मैंने शॉर्ट में लिखा है, वहां फुल फॉर्म लिखा रहेगा। नेक्स्ट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट, इतना दिया रहता है। ये सब कुछ जो मैंने शॉर्ट में लिखा है, अभी इसका फुल फॉर्म बोल भी रहे हैं, बाकी आपको क्लास लेक्चर के एंड में बहुत कुछ दे भी देंगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट। होता क्या है ना, हमारे क्वेश्चन में ये दोनों तो साफ साफ दिया होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे गलती करते हैं, उनको दिक्कत आता है इस वाले टर्म में, बिकॉज अगर हमें ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है तो याद रखिएगा, ये अगर नहीं दिया है तो इसके बिहाफ पे ये दिया रहेगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, सेम टर्म, बस बीच में मैंने एफ जोड़ दिया, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें एक एक्स्ट्रा रहेगा दैट इज चेंज इन स्टॉक, इसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो इतना हमें दिया रहेगा। लास्ट में एक टर्म और लिखा दैट इज नेट एक्सपोर्ट। क्वेश्चन में अगर नेट एक्सपोर्ट साफ साफ दिया है तो ठीक, नहीं दिया है कोई बात नहीं। इसका भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट, एक्स माइनस एम। तो इतना करने से कुछ जीडीपी एम मिल जाता है, बट वही सेम चीज
अगर हमको क्वेश्चन में कहा होता कि आप नेशनल इनकम निकालो, क्या निकालो? नेशनल इनकम। एनएनपीएफ निकालना है, हमारे पास जीडीपी एमपी है, तो वही सेम चीज जीडीपी एमपी को कैसे कन्वर्ट करें इसमें एनएनपीएफसी में, तो कंपैरिजन करते हैं। यहाँ एन जो होता है पहला वाला वो नेट होता है, ये जी है, तो नेट इक्वल ग्रॉस। इधर देखिए नेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो इस डेप्थ को अगर वहां भेज दें तो नेट हो जाएगा ग्रॉस माइनस, बिकॉज ये प्लस डेप्रिसिएशन है, उधर माइनस हो जाएगा, तो नेट इक्वल ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। सेकेंड टर्म नेशनल, तो नेशनल इक्वल डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए। एफसी इक्वल एमपी, सेम चीज, अगर हमको एफसी निकालना है तो एनआईटी वहां भेज दें, प्लस वहां माइनस जाएगा, तो एमपी माइनस एनआईटी करके हमें क्या मिल जाएगा? एफसी, तो मतलब कंपेयर करते हैं, नेट इक्वल ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, नेशनल इक्वल डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए, एफसी मतलब फिक्स फैक्टर कॉस्ट इक्वल मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। ये कन्वर्जन इसलिए करना पड़ता है ना बहुत बार, क्योंकि एग्जाम में हमें नेशनल इनकम कहता निकालने के लिए, और जो क्वेश्चन में कंटेंट दिया होता है वो इसका दिया होता है। और कैसे मालूम चलता है कंटेंट इसका दिया है? ये जो 4 टर्म्स हैं वो हमारे क्वेश्चन में लिखा रहता है, दिया रहता है साफ साफ, तो हमको इसको अप्लाई करना होता है, तो ये मिलता है, इसको में कन्वर्ट इसमें करना होता है इस पैटर्न में। अब जो तीसरा मेथड हमारे पास है उसका नाम क्या है? वैल्यू एडेड मेथड। इसका भी नाम होता है, इसको बोलते हैं जीडीपी एमपी, जो ऊपर इसका था, इसका एक नाम और होता है जीवीए एट एमपी। ये वाला एग्रीगेट टर्म कब इस्तेमाल होता है, वो जब न्यूमेरिकल लगवाएंगे तो वहां बता देंगे। फिलहाल इसका जो नाम है जीडीपी एमपी वो सेम इसकी तरह है, ठीक है। अब वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला पहले याद करिए, क्या होता है? जीडीपी एमपी इक्वल्स टू, मतलब वैल्यू एडेड मेथड बता रहे हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में आईसी। एक्चुअली होता है क्या ना, ये जो लिखा है वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये हमारा सेल्स को रिप्रेजेंट करता है, और आईसी रिप्रेजेंट करता है परचेज को। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा एक्चुअल मैंने कहा नहीं है, क्योंकि इसमें जब फॉर्मूले पे जाएंगे थोड़ा सा और प्रिसाइज करना होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, ये फॉर्मूला है। आईसी मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन। लकी होंगे तो ये जो 2 टर्म्स हैं आईसी और वैल्यू आउटपुट, ये सब दिया रहता है क्वेश्चन में। नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, इसका भी फॉर्मूला होता है। क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और आईसी तो क्वेश्चन में दिया होता है। अब पता है मजे की बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, कि बहुत बार क्या होता है हमारे क्वेश्चन में आईसी दिया रहेगा, साथ में इंपोर्ट भी दिया रहेगा, क्वेश्चन के अंदर दिया रहता है। तो अब इस बात को याद रखिए, अगर डोमेस्टिक परचेज है तब तो इंपोर्ट अलग से इसमें ऐड करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक। बट अगर डोमेस्टिक परचेज नहीं लिखा है, सिर्फ परचेज लिखा है या सिर्फ आईसी लिखा है, और क्वेश्चन में इंपोर्ट भी दिया है, मतलब अगर सिर्फ आईसी दिया है तो हम इंपोर्ट को नहीं लेंगे, मतलब कि इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, नहीं लेंगे। आईसी दिया है तो इंपोर्ट नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर डोमेस्टिक परचेज, डोमेस्टिक वर्ड लिखा है तो इंपोर्ट भी इसमें जोड़ते हैं, तब आईसी मिलता है, ठीक है। उसी प्रकार क्वेश्चन में अगर सिर्फ सेल्स दिया है तो ठीक है, सिर्फ सेल्स दिया है, तो अगर हमारे क्वेश्चन में एक्सपोर्ट दिया हुआ है तो हम उस एक्सपोर्ट को नहीं लेंगे। लेकिन अगर डोमेस्टिक सेल्स दिया है तो उसमें हम लोग को एक्सपोर्ट को लेना होता है। तो जब न्यूमेरिकल लगाते हैं ना, तो इतनी बातों को ध्यान देना होता है। और वही सेम चीज इसको अप्लाई करने के बाद वो जीडीपी मिल जाएगा, और जहां ये मिला तो एनएनपीएफसी कन्वर्जन ऊपर मैंने लिखा है। डोमेस्टिक इनकम का भी कन्वर्जन हो सकता है, वो तो आराम से न्यूमेरिकल लगा के बता देंगे। इसमें एक छोटी सी बात और था, बहुत बार क्या होता है कि हमको सेल्स भी नहीं दिया होता है पहचान करने के लिए, तो अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, सेल्स को भी निकाल सकते हैं सिंपल इस तरीके से,
प्राइस इनटू क्वांटिटी करके, हमारे क्वेश्चन प्राइस दिया रहेगा, क्वांटिटी दिया रहेगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सेल्स मिल जाता है। बट इतना डीप जाता नहीं है कि 3 मैंने फॉर्मूला लिखा, इस न्यूमेरिकल फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, ये चीजें आ जाता है। ठीक है, इसको आप राइट डाउन करिए, बताते हैं आगे। ओके, तो अब हम बात करने जा रहे हैं एक और हेडिंग पे। देखिए, हम लोग ने अभी जितने मेथड्स थे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, हमने भी इसी मेथड्स को पढ़ा, फॉर्मूला को डिस्कस किया, और वो फॉर्मूला बहुत काम आता है न्यूमेरिकल लगाते हुए। उसी प्रकार एक हेडिंग और है नेशनल इनकम का, ये है नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी एंड डिफ्लेटर। ये तरीका है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, जिसमें होता क्या है ना, जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं एज पर नॉमिनल अप्रोच, मतलब जिसमें कि जो करंट सिचुएशन है हमारे प्राइस का, क्वांटिटी का, हम उसको एज ए बेस लेते हैं अपने जीडीपी कैलकुलेशन के लिए, करंट प्राइस एंड करंट क्वांटिटी, तो वो नॉमिनल जीडीपी होता है। लेकिन जब हम जीडीपी कैलकुलेशन के लिए एक क्वांटिटी करंट कर रहे हैं, क्वांटिटी, लेकिन जो हमारा प्राइस रहेगा वो किसी एक रेस्पेक्टिव ईयर का रहेगा जो कि बेस प्राइस रहता है, तो वो करंट प्राइस नहीं रहेगा, बेस प्राइस रहेगा। तो जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं बेस प्राइस का करंट क्वांटिटी से, तो रियल जीडीपी निकलता है। जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं करंट प्राइस का करंट क्वांटिटी से, तो निकलता है नॉमिनल जीडीपी। और डिफ्लेटर बेसिकली एक ऐसा इंडिकेशन होता है इंडेक्स नंबर के तौर पे, जिसको सॉरी प्राइस इंडेक्स, जो कि हमारे उस फ्लक्चुएशन को, प्राइस के फ्लक्चुएशन को बताता है कि पहले का प्राइस और अभी का प्राइस, बेस प्राइस और करंट प्राइस, इसमें जो फ्लक्चुएशन है उस फ्लक्चुएशन को प्राइस इंडेक्स या डिफ्लेटर प्रोवाइड करता है, बताता है एक तरीके से। हमें इसके फॉर्मूले को डिस्कस करना है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, नॉमिनल जीडीपी का एक नाम और होता है जीडीपी एट करंट प्राइस, एंड रियल जीडीपी का होता है जीडीपी एट कांस्टेंट, कांस्टेंट बिकॉज वही बेस इसमें होता है, एंड डिफ्लेटर को प्राइस इंडेक्स कहते हैं। फॉर्मूला पहले ध्यान दीजिए, तो क्या है, डिफ्लेटर होता है इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी 800। इस पे न्यूमेरिकल कैसे बन सकता है, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, 1, 2 और 3, इन तीनों में से कोई 2 दे देगा और तीसरा पूछ देगा, तो जो 2 दिया है उसको पुट करना है, तीसरा छोड़ देना है और सफरिंग करके सॉल्व कर लेना है। तो इसके भी न्यूमेरिकल्स लगाएंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन हमें इसमें एक हेडिंग और पढ़ना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जीडीपी का सोशल वेलफेयर से कोई कनेक्शन है, यस और नो। ये माना जाता है कि भाई जिस देश में ज्यादा जीडीपी होगा तो वहां वेलफेयर भी हो रहा होगा, बट ऐसा रियल में नहीं है। अगर ऐसा हो रहा होता तो अमेरिका में ज्यादा वेलफेयर दिखता, क्योंकि उनके पास जीडीपी हमारे इंडिया के कंपेयर में 10 गुना ज्यादा है, बट ऐसा होता नहीं। वहां भी गरीबी, वहां भी डिप्रेशन में लोग हैं, वहां भी बहुत से दिक्कतें हैं। तो मतलब जीडीपी का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है वेलफेयर से। हाँ, ये बात अलग है कि एक लेवल पे जीडीपी अगर अच्छा हुआ तो वेलफेयर पे सपोर्ट मिलता है, बट नॉट कंप्लीटली। They both are two different approach. Why they are different approach? Because of these 5 reasons. एग्जाम में ये रीजंस पूछ लेता है 3-4 नंबर के लिए कि हाउ जीडीपी एंड वेलफेयर बोथ आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। इसमें मैंने 5 बातें लिखा है, इसमें से ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नलिटीज। इसको पहले बोलते क्या है? ये बेसिकली वो ह्यूमन एक्शंस हैं, वो हमारे एक्टिविटीज हैं जिसके लिए ना तो हमें कोई पनिशमेंट मिलता है ना हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है। जैसे कि मान लेते हैं हमारा व्हीकल में से बहुत हार्मफुल गैसेस निकल रहा है, बट स्टिल गवर्नमेंट हमें उसके लिए कोई पेनलाइज नहीं कर रहा, तो बट स्टिल हम सोशल वेलफेयर तो नहीं कर रहे ना। तो एक तरीके से वो हमारा नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होता है। या हम अपने घर के बाहर ढेर सारे पेड़ पौधे लगा रहे हैं, सफाई रख रहे हैं, या इको फ्रेंडली जो चीजें हो सकती है उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो वो अच्छी चीजें आएंगे, उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। तो क्या हमें इसके लिए कोई रिवॉर्ड मिल रहा है? नहीं। तो देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं, बुरा काम भी कर रहे हैं, तो वो वेलफेयर में आता है। अच्छा कर रहे वेलफेयर कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे वेलफेयर नहीं कर रहे हैं। बट इन चीजों का हम जीडीपी में कोई इंक्लूजन नहीं करते हैं। तो ये दिखाता है कि वेरियस एक्सटर्नलिटीज को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। अच्छे मतलब पॉजिटिव, बुरे मतलब नेगेटिव। तो ये हो गया पहला कि वाई जीडीपी एंड वेलफेयर आर डिफरेंट अप्रोच। दूसरा, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। जिस देश में
देखो पॉपुलेशन ग्रोथ का डायरेक्ट कनेक्शन है वेलफेयर से। तो अगर किसी देश में ज्यादा ग्रोथ है, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट, और जीडीपी कम है, जीडीपी ग्रोथ रेट, तो उस देश के लिए वो अच्छी चीज नहीं है। इंडिया में क्या दिक्कत है, हमारा जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा है। उससे होता यह है कि बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जितना कोशिश कर ले बेटरमेंट के लोगों के, बट उससे ज्यादा लोग और आ जाते हैं। इसमें एक दिक्कत और भी होता है, बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन जो पर कैपिटा इनकम होता है पर्सन का देश में, वो घट जाता है। तो ये अपने आप में थोड़ा सा ड्रॉबैक बन जाता है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी बेसिकली ज्यादा अगर हुआ तो वो हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं होता, भले वो हमारे जीडीपी को जितना ही कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है, इस देश में 100 लोग हैं तो 100 लोग कमा रहे हैं, 200 है 200 लोग कमाएंगे तो जीडीपी तो बढ़ेगा, बट वो देश के वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नॉन मॉनेटरी। जीडीपी में हम वही चीज इंक्लूड करते हैं जो कि मॉनेटरी मतलब मनी के टर्म में कैलकुलेट या उसको मेजरमेंट किया जा सकते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं। बट हम नॉन मॉनेटरी को इग्नोर करते हैं जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है, बट हम जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कोई उसको मॉनेटरी टर्म में कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। बट एग्जांपल लेते हैं पहले, हमारे घर में जो मदर हैं जो कि बहुत उनका क्रूशल रोल है घर संभालने में, उनके एक्टिविटीज को हम नॉन मॉनेटरी कंसिडर करते हैं और देश के जीडीपी में उनके एफर्ट काउंट नहीं करते हैं। बट अगर वो अपना काम करना बंद करते हैं तो वेलफेयर बहुत हद तक डाउनफॉल हो जाएगा और जिसका इम्पैक्ट भी सब कम हो जाएगा। बट स्टिल हम उनके एफर्ट को जीडीपी में कंसिडर नहीं करते। तो एक तरीके से बहुत कुछ जीडीपी में इग्नोर्ड रहता है जो कि अच्छी चीज नहीं है। हम इसमें से बात करते हैं क्वांटिटेटिव टर्म्स का, हम लोग क्वालिटेटिव को इग्नोर करते हैं जो कि अच्छी बात नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी मतलब बहुत बार क्या होता है ना, जीडीपी किसी देश में भले ही बढ़ रहा हो, बट हम ये देखते हैं कि जो इनकम डिफरेंसेस है, इनकम इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, देश में जो जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन है ना बहुत अनफेयर होता है। अपने ही देश की बात करें तो यहाँ पे माना जाता है कि कुछ 1 से 2% लोगों के पास देश का 40 से 45% का वेल्थ है और बाकी लोगों के पास 99% लोगों के पास बस 45 से 50% का वेल्थ है। तो ये दिखाता है कितना ह्यूज गैप है रिच एंड पुअर के बीच में। तो जीडीपी भले हमारे देश का जितना हाई हो जाए बट स्टिल वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गैप को कम नहीं कर पा रहा, तो वो वेलफेयर कहाँ हुआ। एंड लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट दैट इज प्राइस के चेंज का। बहुत बार क्या होता है ना कि देश में जीडीपी बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ प्राइस के बढ़ने से, इन्फ्लेशन। तो जीडीपी का बढ़ना हो सकता है प्राइस की वजह से हुआ, तो प्राइस का बढ़ना जीडीपी बढ़ा देगा, बट क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है? नहीं। देश में इन्फ्लेशन अगर रहेगा, महंगाई रहेगा तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, बट स्टिल उसकी वजह से जीडीपी तो बढ़ जा रहा है। तो ये देख सकते हैं हम लोग कि हर पॉइंट में जीडीपी का वेलफेयर से कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है, बहुत जगह पे कॉन्ट्री है, मतलब राइवलरी है। तो ये दिखाता है कि कितनी इसमें डिफरेंसेस हैं। ये टॉपिक दोनों, इस पे जो न्यूमेरिकल पढ़ना रहेगा हम लोग को, ये न्यूमेरिकल, ये थ्योरी पार्ट एग्जाम में 3-4 नंबर का डायरेक्टली पूछ लेता है, इसको ध्यान देना रहेगा। अब हम जो बात करने जा रहे हैं एक और टॉपिक का जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये भी बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली 4 नंबर का आता है। अब इसमें पहले हेड है, होता क्या है ना कि इनकम का जो फ्लो है इनकम का हमारे देश में, वो एक साइकिल या सर्कल फॉर्म करता है, मतलब कि वो रूटीन, मतलब कॉन्टिन्यूअस पैटर्न है, बार बार वो रिपीट करता है। तो हमें उस इनकम के फ्लो को समझना है, पढ़ना है किसी देश में, कंडीशन अप्लाइड, हमें उसको प्रिसाइजली पढ़ना है अंडर ओनली 2 सेक्टर। होते तो 4 भी हैं, 3 भी हैं, बट हमें पढ़ना है 2 ही सेक्टर का। तो 3 और 4 बात बाद में करेंगे। फिलहाल ऑन द बेसिस ऑफ 2 सेक्टर क्या क्या है, हाउस होल्ड, ये पहला सेक्टर है, और दूसरा फर्म। इन दोनों के ही बीच में जो इनकम का फ्लो है वो किस तरीके से होता है वो डिस्कस करना है। बीच में बैंक इसलिए आया बिकॉज बैंक का भी एक लेवल पे रोल होता है इन दोनों को कोऑर्डिनेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। अब होता क्या है ना, किसी भी देश में इनकम का जो फ्लो है वो किस तरीके से पहले हो रहा होता है वो समझते हैं। इनकम का जो फ्लो है वो बेसिकली होता है एक पैटर्न में, पहले इनकम जनरेट होता है, ठीक, जिसको हम फेज 1 कह सकते हैं। उसके बाद इनकम
डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसको हम फेज 2 कहेंगे। उसके बाद इनकम डिस्पोजेबल होता है, मतलब जिसको लोग इनकम को एक तरीके से खर्च करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इसको हम फेज 3 बोल सकते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जब इनकम जनरेट हो रहा है, मतलब इनकम को कमाया जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इनकम मेथड। ठीक, जब इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब इनकम को हम लोग बांटेंगे। पहली बात तो ये, इनकम जब जनरेट होता है तो बेसिकली प्रोडक्शन मेथड है, जिसको हम अपने आगे चल के वैल्यू एडेड मेथड के तौर पर पढ़े हैं। ठीक, जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो जिन जिन लोगों में पैसा बटेगा वो हो जाता है इनकम मेथड। और आखिरी जब डिस्पोज की बात आती है, पैसे खर्च करने की बात है, तो वो होता है एक्सपेंडिचर मेथड। तो होता क्या है ना, हमारा जो ये इनकम का एक पूरा साइकिल है वो इस तरीके से चलता है कि पहले जनरेट होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर डिस्पोज होता है। अभी तीनों कैसे हो रहा है, हम इसी चीज को यहां पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलर फ्लो में। बट उसके पहले एक चीज और जानना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो हमारी टॉपिक है, ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है रियल फ्लो, एक होता है नॉमिनल फ्लो। जो ये रियल फ्लो है ना, इसका एक नाम और होता है, इसको हम बोलते हैं फिजिकल फ्लो। क्या बोलते हैं? फिजिकल फ्लो। और नॉमिनल फ्लो को हम बोलते हैं अपना मनी फ्लो। इसमें क्या होगा, फिजिकल वाले में कुछ ऐसा चीज फ्लो करेगा जो कि फिजिकली हमको दिख रहा है, या एक उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस रहेगा हमारे आसपास। मनी में क्या है कि वो एक तरीके से नॉमिनल है, मतलब सिर्फ दिख रहा है बट वो मनी के फॉर्म में है। कल को उसको अगर हम एक गवर्नमेंट उसको अगर एक तरीके से बंद कर दे तो उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा, बट फिजिकल में उसका वैल्यू रहता है। नॉमिनल फ्लो और रियल फ्लो, 2 फ्लो जो है, इनके बारे में बहुत बेसिक चीज है। जब बताएंगे तो वहां बोलेंगे इसमें कौन कौन सा नॉमिनल, कौन कौन सा रियल फ्लो है। अब एक बात पूछते हैं, किसी भी इनकम के फ्लो में या इनकम के जनरेशन में सबसे पहले क्या होता है, या इनकम छोड़ता है, यहां बात करते हैं प्रोडक्शन का ही। किसी भी चीज के प्रोडक्शन की बात जब करते हैं ना, तो वो शुरुआत ही होता है लोगों से जो उसको काम करते हैं। तो होगा क्या, जो ये फर्म है ये कुछ भी प्रोड्यूस कर पाएगा तभी जब इनके पास सपोर्टिव एलिमेंट्स होंगे, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिनकी मदद से वो अपना कुछ बना पाते हैं। तो उनको जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसको हम फैक्टर सर्विसेज कहते हैं, वो हाउस होल्ड इनको देगा। क्या देगा इनको? फैक्टर सर्विसेज, जिसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है? 4 आते हैं। नाम क्या क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, जिसको एंटरप्रेन्योर भी कह सकते हैं। ये सब कुछ हाउस होल्ड उनको देता है फर्म को, और फर्म उन्हीं सबको असेंबल करता है, उनके थ्रू अच्छे से इस्तेमाल करता है, और उसके बदौलत वो प्रोडक्शन करता है। अब ऑब्वियस बात है, जब प्रोडक्शन करेगा तो मतलब उसने इनकम जनरेट किया। अब वो इनकम क्या करेगा? जाहिर सी बात है, जिनसे उसने सपोर्ट लिया उन लोगों को उसके बदले कंपेंसेट करेगा। तो फर्म क्या करेगी ना कि हाउस होल्ड को बेसिकली उन तमाम सॉरी ये थोड़ा सा हेल्प इस पर, फर्म उन सारे फैक्टर सर्विसेज के बदले हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट करेगा। किस किस फॉर्म में? अगर उसने लैंड लिया है तो रेंट देगा, लेबर लिया है तो वेजेस देगा, कैपिटल लिया तो इंटरेस्ट देगा, ह्यूमन कैपिटल है तो प्रॉफिट देगा। मतलब इस तरीके से फर्म उनको कंपेंसेट कर देता है। मतलब अब इन्होंने प्रोडक्शन किया, इनको पे हो गया, मतलब हाउस होल्ड ने भी जो सर्विसेज दिया था, फ्री में नहीं दिया था, वो उसके बदले पैसा मांगेंगे। अगर हाउस होल्ड ने इतना लैंड दिया काम करने के लिए तो फर्म उनको उसके बदले रेंट दे दिया, तो इनके पास पैसा आ गया। अब हाउस होल्ड क्या करते हैं ना, ये लोग उस पैसे को बेसिकली खर्च करते हैं। और खर्च कैसे करते हैं? खर्च करते हैं फर्म को पे करके। मतलब वो लोग अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए। भाई ऑब्वियस बात है, इनको गुड्स चाहिए
यस साइज ये चाहिए सर्विसेज, वो फर्म देगा और फर्म फ्री में नहीं देगा। तो ये लोग पहले खर्च करेंगे उसी इनकम को जो उनको मिला था फर्म से ही, और जब इनके पास पैसा आ जाएगा हाउस होल्ड से, तो अब इनकी जिम्मेदारी है कि वो उस पैसे को पाने के बाद इनको क्या प्रोवाइड कर दे, गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब को दे दे। तो ऐसा कुछ है ना कि पहले हाउस होल्ड उनको सर्विसेज दे रहा है, वो उसको यूज कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो उसके बदले उनको पे कर दे रहे हैं, उन तमाम सर्विसेज के बदले हाउस होल्ड उनको फिर खर्च कर रहा है गुड्स मांगने के लिए, फिर वो गुड्स दे दे रहा है। ये साइकिल चलता रहता है बार बार। इसी में हमारा 2 टर्म आता है, लीकेज एंड इंजेक्शन, वो सब तो ठीक है, बट ये बेसिक था। अब इसमें ध्यान देने की बात है, इसमें फिजिकल कौन कौन सा है, फिजिकल में ये है फैक्टर सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज, ये दोनों फिजिकल फॉर्म में दिख रहा है, गुड्स आ रहा है जा रहा है, लैंड लेबर कैपिटल मिडिल भी आ रहा है जा, तो फिजिकल फॉर्म में है। तो याद ध्यान रखना, रियल फ्लो में क्या क्या आता है, फैक्टर सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक। फिर जो उसके अपार्ट बाकी दो चीजें थी, कौन कौन सा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड फैक्टर पेमेंट, ये दोनों पैसे का बात आ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं मनी फ्लो और नॉमिनल फ्लो। तो एग्जाम में अगर आ जाता है डिफाइन रियल फ्लो और नॉमिनल फ्लो, तो रियल फ्लो मतलब फिजिकल फ्लो, जिसमें कि हम फैक्टर सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं हाउस होल्ड से फर्म को, एंड फर्म प्रोवाइड करता है गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। नॉमिनल में क्या होता है, इसमें बेसिकली हम मनी फ्लो की बात करते हैं, इसमें कि हम पहले हाउस होल्ड खर्च करता है, सॉरी पहले फर्म को पे करता है, जो कि इनके लिए इनकम बनता है, फिर ये लोग खर्च करता है गुड्स को मांगने के लिए। तो ये कंप्लीट हेडिंग था सर्कुलर फ्लो, इसकी बियॉन्ड नहीं पढ़ना। हाँ मैंने बैंक में लिखा है, बैंक में हमें क्या पढ़ना चाहिए, अगर इनके पास ज्यादा पैसा है, ये यहाँ पे सेविंग कर सकते हैं, और इनको अगर लोन चाहिए तो इनसे बोरो कर सकते हैं। बस ये ध्यान देना है कि जो ये सेविंग करेंगे वो सेविंग के फॉर्म में रहेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं, और जो बोरो भी करेंगे वो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज भी करेंगे, किसी काम के लिए नहीं करेंगे, मतलब जैसे नॉर्मल शादी है या फिर कुछ भी ऐसा अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए वो बोरो करेंगे। फर्म भी, बट ये फर्म सेविंग नहीं करता, ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट करता है बैंक में, और उनसे लोन मिलेगा, बोरो भी करेगा, तो वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए करेगा, तो अलग है। यहां तो मैंने बहुत बेसिक लिखा है, मतलब बहुत शॉर्ट में लिखा है, चीजों को आपको प्रोवाइड अच्छे से कर देंगे हम डिटेल में क्लास में, बट ये चीज ध्यान देना है कि सर्कुलर फ्लो 2 सेकंड में इतना बातें पता होना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं गुड्स के टाइप्स के बारे में। ये भी बहुत बार क्या होता है ना, एग्जाम में 2 नंबर या 3 नंबर की पूछ दिया जाता है कि गुड्स के बारे में उसके टाइप्स बताइए। हम कोशिश करेंगे डिटेल में जितनी भी हमारे बुक में चीजें हैं सब प्रोवाइड कर देंगे, बता देंगे। गुड्स पहले होता क्या है, जो भी कमोडिटी या कोई सर्विसेज मार्केट में प्राइस होल्ड करता है, जिसका कीमत है, जिसको मार्केट में लोग खरीदने के लिए तैयार रहते हैं, उन सब चीजों को, जो फिजिकल फॉर्म में होता है, इन सब चीज को हम गुड्स कहते हैं। हालांकि फिजिकल फॉर्म में अल्टीमेटली सर्विसेज भी इसमें आता है, तो इन सभी को हम गुड्स कहते हैं। अब गुड्स बेसिकली 2 टाइप्स का हो सकता है, पहला दैट गुड्स कैन बी इन फाइनल फॉर्म, और दूसरा इंटरमीडिएट फॉर्म। ये डिपेंड करता है उसके यूजर्स पे कि उसको इस्तेमाल कौन कर रहा है, मतलब जो उसके यूजर्स है ना गुड्स के, वो उसके हिसाब से गुड्स अपना या तो फाइनल या तो इंटरमीडिएट कहलाता है। जैसे कि एक मिल्क का पैकेट है, अगर हम मार्केट में हम जा रहे हैं और खरीद के घर ले आके चाय बना के पी रहे हैं, तो वो मेरे लिए इंटरमीडिएट नहीं हुआ, वो फाइनल हुआ, क्योंकि हम डायरेक्ट कंज्यूम कर ले रहे हैं सर। लेकिन अगर मैंने एक चाय की दुकान खोल के बैठे हैं और वहां ले जाके दूध का पैकेट चाय बना के हम लोगों को बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो उस मोमेंट पे वो जो दूध का पैकेट है, मिल्क का पैकेट, वो मेरे लिए कहलाएगा इंटरमीडिएट। सिमिलरली अगर मैंने नोट्स बनाने के लिए A4 शीट वाला पूरा जो बंडल है, A4 शीट का पेज, वो मैंने मार्केट डायरेक्ट खरीदा सेल्फ कंज्यूम करने के घर लाके नोट्स बनाने के लिए, तो वो फाइनल गुड्स हुआ। बट वही A4 शीट का पूरा बंडल एक जीरोक्स शॉप वाला ओनर खरीद रहा है, ताकि वो जीरोक्स मशीन में लगा के उसको प्रिंट करके लोगों को बेच सके, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट। तो इसीलिए कोई भी गुड्स पे टैग नहीं लगा सकते कि भाई वो गुड्स इंटरमीडिएट को फाइनल है। अगर मैंने लैपटॉप अपने घर पे खरीदा, अपने घर के लिए इस्तेमाल करने तो फाइनल हो गया। वही लैपटॉप अगर हम अपने ऑफिस में जाकर इस्तेमाल करते हैं तो वो कहलाएगा इंटरमीडिएट। तो ये वैरी करता है। बट अगर मान लेते हैं 2 हमारी कैटेगरीज हैं,
तो फाइनल गुड्स क्या होता है? जिसको हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, इसको हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते हैं, उल्टा इसको यूज करते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए। इसका मतलब ये प्रोडक्शन बाउंड्री के विद इन में रहता है, ये प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर निकल चुका होता है। इसको हम रीसेल कर देते हैं विद इन अ ईयर, इसको हम रीसेल नहीं करते। ये बेसिक बातें हैं। इसको अल्टीमेट कंज्यूमर कंज्यूम करता है, नॉट कंज्यूमर ओनली, इट कैन प्रोड्यूसर ऑल्सो। तो इसको डायरेक्ट कंजम्पशन के तौर पे देखा जाता है, बट इसको हम लोग अभी एज ए इंटरमीडिएट मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान बीच में यूज करते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए। अब इसमें अच्छी बात क्या है ना कि हमें फाइनल गुड्स के दो कैटेगरीज होते हैं। क्या क्या होते हैं? मतलब कोई गुड्स अगर फाइनल गुड्स है तो किस किस फॉर्म में होता है? इट कैन बी कंज्यूमर गुड्स या इट कैन बी कैपिटल गुड्स। जिन गुड्स को हम बेसिकली कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं, डायरेक्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कह सकते हैं उसको, वो होता है कंज्यूमर गुड्स। और जिनको हम एज ए इन्वेस्टमेंट के पर्पज से यूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जैसे होता नहीं है कि एक प्रोड्यूसर है और एक जेरोक्स शॉप का ओनर है, उसके अकॉर्डिंग भी अगर वो A4 शीट का पेज खरीद रहा है तो वो उसके इंटरमीडिएट है, बट क्या पता वो पूरा मशीन ही खरीद रहा है। वो मशीन जो खरीद रहा है वो बार बार नहीं खरीदेगा, उसने एक बार परचेज किया, अब वो जो एक बार परचेज किया वो उसको यूज करेगा जब तक खराब ना हो जाए। तो इसका मतलब कि वो जो जेरोक्स मशीन है वो उसके लिए कैपिटल गुड्स है, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। और इंटरमीडिएट तब होगा जब वो उसको इस्तेमाल में लेगा अपने बेसिक नीड्स के लिए। जो मैंने एग्जांपल दिया, जैसे अगर एक चाय की दुकान कोई खोल रहा है तो जो भी उसकी यूटेंसिल्स हैं वो उसके लिए कैपिटल गुड्स हैं, जो उसने एक बार खरीद लिया, चलाएगा उसके लंबे समय तक। बट फिर जो दूध हो गया, चाय पत्ती हो गया, पानी हो गया, गैस हो गया, वो उसके इंटरमीडिएट है जो उसको बार बार इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो फाइनल गुड्स दो होते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। हालांकि कंज्यूमर गुड्स की भी कैटेगरीज होते हैं, तीन चार होते हैं। इट कैन बी ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, या सिंगल प्रोडक्ट यूज, मतलब सिंगल यूज कैसे सुन लो, सिंगल यूज मतलब ऐसे गुड्स जिसको कि हम लोग एक बार इस्तेमाल करते हैं। ड्यूरेबल तो लंबा टिक जाता है, जो जल्दी खराब नहीं, टेलीविजन हो गया या रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, फैन हो गया, टेबल हो गया, सब इसमें आता है ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल जो बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन तब भी 2-3 महीने में खराब हो जाते हैं, जैसे कपड़े हो गए या किताबें हो गए, तो वो बहुत ज्यादा नहीं टिकता, तो वो सेमी ड्यूरेबल हो गया। इसमें एक और होता है सर्विसेज, बट चलो वो तीन सफिशिएंट है। अब होता क्या है ना, ये तो हमने क्लासिफिकेशन किया गुड्स का फाइनल और इंटरमीडिएट के बीच में। हमें याद रखना एक बात और, इन दोनों को हम कंबाइंड कहते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। मतलब एक प्रोड्यूसर जब गुड्स को एक्वायर करता है, गुड्स को प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका गुड्स या तो होगा कैपिटल नेचर का या तो होगा इंटरमीडिएट नेचर का, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एक कंज्यूमर गुड्स खरीद रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसका गुड्स इन सब कैटेगरीज का होगा। तो बहुत बार क्या होता है, एग्जाम में ये पूछ देता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोड्यूसर गुड्स। तो प्रोड्यूसर गुड्स बेसिकली इन दो कैटेगरीज को कहते हैं, ठीक है। ये जो टर्म है इंटरमीडिएट, इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि गुड्स को हम यूज करेंगे अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के बीच में दौरान, वो सपोर्ट करता है प्रोडक्शन को कंप्लीट कराने में, गुड्स को और ज्यादा उसमें वैल्यू एडिशन कराने में, ठीक है। फाइनल गुड जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं अपने सेल्फ कंजम्पशन के पर्पज से। ये हमें गुड्स के बारे में इतनी बातें पता होना चाहिए, ओके। ध्यान दीजिए इसको एक बार। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। देखिए होता क्या है ना, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम बेसिकली जुड़ा हुआ हमारे गुड्स वाले टॉपिक से। बात क्या है कि हम जब जीडीपी कैलकुलेशन करते हैं ना, जीडीपी मतलब कि हमारे जो पूरे देश में प्रोडक्शन हो रहा है वेरियस सेक्टर्स में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सब मिला के हमने कितने का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया विद इन एन ईयर, दैट पर्टिकुलर टोटल अमाउंट इज कॉल्ड जीडीपी।
तो मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया पहले, जिसमें कि एक फार्मर बेसिकली कॉटन प्रोडक्शन कर रहा है, कॉटन का। उसने क्या किया, उस कॉटन को बेच दिया वीवर्स को, और कितने में बेचा उसने, 500 रुपए में। तो मतलब फार्मर के लिए कितना कमाई हो गया, 500 रुपए का, ठीक है। मतलब फार्मर के पास कितना इनकम जनरेट हुआ, 500 रुपए, ध्यान दीजिएगा। फिर जो वीवर है उसने उसको कन्वर्ट किया उस कॉटन को थ्रेड में, और उसको किसको बेच दिया, टेक्सटाइल वाले, कितने में बेच दिया, 700 रुपए में। तो वीवर का भी कमाई हो गया 700 रुपए का, ओके। फिर इसी प्रकार टेक्सटाइल वाले ने क्या किया, उस थ्रेड को कन्वर्ट किया क्लॉथ में, और उसने किसको बेच दिया, रिटेलर को, कितने में, 900 रुपए में। फिर उस रिटेलर ने इसमें कुछ फर्दर ट्रीटमेंट करके उसको बेचा अल्टीमेट कस्टमर को कितने में, 1100 में। तो जीडपी क्या सिखाता है, सबने जो जो मेहनत किया, जितना अर्न किया, उस जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा हमारा नेशनल इनकम। तो अगर उस प्रकार देखा जाए तो इनका था 500, 700, 900, 1100। अगर सबको ऐड किया जाए उस लॉजिक से, 500, 700, 900, 1100, तो ये हो जाएगा 3200। तो हमारे देश में जो जीडीपी जनरेशन हुआ 3200 हुआ, ये गलत है, क्योंकि हमने इसमें ओवर एस्टिमेट कर दिया। एक ही प्रोडक्ट जो कि हमारा अल्टीमेट क्लॉथ था, हमने एक ही प्रोडक्ट क्लॉथ के अमाउंट को, उसके वैल्यू को मोर देन 1 टाइम काउंट किया, और इसी किसी प्रोडक्ट के उनके वैल्यू को, अमाउंट को मोर देन 1 टाइम काउंट करने को ही बोलते हैं डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में चीजों का रिकॉर्ड बार बार कर दिया जाए तो उससे वो ओवर एस्टिमेट होता है एंड वो गलत इंडिकेशन दिखाता है। देश में अगर हम इस तरीके से काम करेंगे ना, तो जो हमारा जीडीपी का अमाउंट है, जो फिलहाल अभी 4 ट्रिलियन है, वो फटाक से पहुंच जाएगा 10-12 ट्रिलियन, क्लोज टू चाइना करीब पहुंच जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा फिर। तो इसीलिए हमें ये देखना पड़ता है कि डबल काउंटिंग कैसे इसको इग्नोर करें, कैसे इसको स्किप करें, कि ऐसा प्रॉब्लम ही ना हो। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम कंसिडर करें उस अमाउंट को जो कि फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो किसने पे किया, अल्टीमेट एंड यूजर ने, और यहाँ पे एंड यूजर कौन है, कस्टमर, तो उसको कंसिडर करें। या दूसरा, जितने भी लोग वहां पे जुड़े हैं उन सब ने कितने कितने का वैल्यू एडिशन किया, उसको कंसिडर करें। मतलब उनके जो वैल्यू एडिशन वाले अमाउंट है उनको कंसिडर करें। तो इसको समझते हैं टेबल से, ज्यादा अच्छा रहेगा। और सेम क्वेश्चन लेंगे, जैसे फार्मर ने जंगल में जाके प्रोडक्शन किया कॉटन का, तो उसने अपने आप में कुछ भी नहीं इन्वेस्ट किया, सब कुछ जंगल में रखा था, मतलब फॉरेस्ट में था, उसको सीधा फार्मिंग करना था। तो उसके पास अपना कुछ भी परचेज नहीं था, उसने मतलब उसने एडिशनल कोई खर्च तो नहीं किया उस चीज को बनाने में, बट उसने सेल किया कितने में, उसने सेल किया वीवर को 500 रुपए में, ठीक। ये तो हो गया फार्मर का, मतलब फार्मर ने 0 से 500 रुपए बना दिया। तो फार्मर की तरफ देखा जाए तो वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, 500 रुपए का, ठीक। अब ये जो 500 रुपए, ये जो फार्मर को मिला, वो दिया किसने, वीवर ने। तो मतलब वीवर का ये 500 रुपए क्या है, खर्च है, जो उसने एक तरीके से परचेज किया है फार्मर से, और उसके लिए वो आईसी कहलाएगा, इंटरमीडिएट कंज्यूमर। क्यों, क्योंकि अब वीवर उस कॉटन को यूज करेगा फर्दर प्रोडक्शन के लिए और थ्रेड बनाएगा। जो उसने थ्रेड बना दिया तो उसने उस थ्रेड को बेचा टेक्सटाइल वाले में, कितने में बेचा था, 700 में। तो एक तरीके से वीवर ने भी कितने का एडिशन किया, 200 रुपए का। अब ये जो वीवर है इसको 700 दिया कौन है, टेक्सटाइल वाला। तो मतलब टेक्सटाइल वालों ने भी 700 रुपए खर्च किया उस थ्रेड को पाने के लिए, तो ये उनके लिए आईसी हो गया, टेक्सटाइल वालों के लिए। फिर इन्होंने मेहनत करके उसको क्लॉथ में कन्वर्ट किया और उसको सेल किया 900 में। तो 900 इनके लिए इसका वैल्यू, मतलब जो उन्होंने क्लॉथ बनाया उस क्लॉथ का वैल्यू ऑफ आउटपुट इनके लिए 900 रुपए, ठीक। ये 900 रिटेलर ने इनको दिया है, मतलब रिटेलर ने 900 पे किया टेक्सटाइल वालों को, तो रिटेलर के लिए 900 रुपए क्या हो जाएगा, आईसी। फिर रिटेलर ने भी बहुत उसमें एफर्ट लगा के उसको अच्छे से बेचा 1100 में। किसको बेचा, अल्टीमेट कंज्यूमर को, जो कि उसको कंज्यूम करने वाला है। तो अब ये तुम्हारा टेबल है, इसमें टेक्सटाइल ने भी कितना एडिशन किया, 200 का, और कितना किया रिटेलर ने, 200 का। अब अगर देखा जाए तो लॉजिकली देखा जाए, मैंने 2 चीजें लिखा है। अगर तुमको डबल काउंटिंग को इग्नोर करना है, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम को इग्नोर करना है, इसको एक तरह से सही करना है, तो इसका 2 तरीका था।
या तो आप उस आउटपुट को कंसिडर करिए जो कि फाइनल एंड यूजर ने पे किया है, यहां पे किसने पे किया है, कंज्यूमर ने, तो या तो उसको ले लीजिए आप जो कितना आ रहा है 1100, या फिर हर एक ने सबने मिलके कितने कितने का वैल्यू एडिशन किया उन सबको एक साथ ऐड कर लीजिए जो कितना है यहाँ पे 1100 आ रहा है। तो या तो आप ऐसे करिए सबके वैल्यू एडिशन को जोड़ लीजिए, या फिर जो अल्टीमेट कंज्यूमर ने पे किया लास्ट में रिटेलर को या एंड यूजर ने जो पे किया उसको आप ले लीजिए। ये दो तरीके हैं डबल काउंटिंग को इग्नोर करने का, और इसमें सिर्फ इतना था कि जो ये प्रॉब्लम था ओवर एस्टिमेशन का जो 32 चला जा रहा था हमने उसको दूर किया। अब इसमें पता है मजे की चीज क्या है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था शुरुआत में वैल्यू एडेड मेथड का, वो यहाँ पे हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। वैल्यू एडेड मेथड की बात अगर करें कि मतलब टोटल कितने का वैल्यू एडिशन हुआ इस पूरे प्रोसेस में, ध्यान देना है वैल्यू एडिशन टोटल कितना हुआ कैसे जानेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी ऑफ टोटल। तो यहां का टोटल कितना आता है 3200 आ रहा था ना, और यहां कितना आएगा 2100 आएगा, 3200 और यहां पे आएगा 2100 आईसी और टोटल, तो उस बेसिस पे आगे 1100 रुपए तो भी आएगा नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला था वो इस तरीके से प्रूव भी हो सकता है वैल्यू एडेड मेथड का। ये टॉपिक भी एग्जाम में आता है और पिछले साल भी टॉपिक एग्जाम में आया था, तो ये भी हमें ध्यान देना है। हम लोग के लिए अभी तक जितना हमने पढ़ा, अब हमारा बचा लास्ट हेडिंग दैट इज इनकम एक्सपेंसेस दोनों मेथड का प्रिकॉशंस, तो इसके बात करते हैं। ओके तो ये हमारा लास्ट हेडिंग है आज के टॉपिक का लेक्चर का। प्रिकॉशंस में क्या होता है ना कि हमें ये समझना होता है एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड लगाते वक्त बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने होते हैं, हालांकि बहुत सारे हैं बट हमें उतना डीप नहीं जाना, इतने पॉइंट सफिशिएंट है। अगर एग्जाम में सवाल आता है तो मैक्सिमम आता है 5 नंबर का। तो इसमें क्या होता है कि प्रिकॉशन में ये होता है ना, हमको ये समझना होता है कहाँ कहाँ पे हमको इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। फॉर एग्जाम्पल पहले अगर एक्सपेंडिचर की बात करें, अगर हम कोई खर्च करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स को एक्वायर करने में, ध्यान दीजिएगा इंटरमीडिएट गुड्स को एक्वायर करने में कोई खर्च करेंगे तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, होता क्या है ना कि ये ऑलरेडी इंक्लूड तो आगे जाके हो ही जाना है फाइनल गुड्स में, जो भी डिस्कस किया डबल काउंटिंग प्रॉब्लम में। तो जब कोई इंटरमीडिएट गुड्स आगे जाके फाइनल गुड्स में इंक्लूड होना ही है तो क्यों उसको हम अलग से इंक्लूड करें, तो यहां से नहीं करते। ट्रांसफर पेमेंट को भी इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि ये बेसिकली अनप्रोडक्टिव खर्चे होते हैं, मतलब किसी भी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए जो हम पे करते हैं, ट्रांसफर मतलब एक तरफा पे करते हैं, तो ऐसे पेमेंट को, ऐसे एक्सपेंडिचर्स को हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त इंक्लूड नहीं करते। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं होता है। उसी प्रकार सेकेंड हैंड गुड्स को भी इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ये सेकेंड हैंड गुड्स है ना, ये ऑलरेडी कभी पास्ट में रिकॉर्ड किया जा चुका होगा। सेकेंड हैंड है वो, जब फर्स्ट टाइम रहा होगा फर्स्ट हैंड तो उस टाइम इंक्लूड किया गया, तो दोबारा नहीं किया जा सकता। एंड जो फाइनेंशियल असेट्स हैं जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब का जो अमाउंट है जो उस पर खर्च हो रहे हैं उसको भी इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें सिर्फ अब टाइटल से चेंज होता है, कोई रियल में पैसे का चेंज नहीं होता। हालांकि बात अलग है, उस पर कोई ब्रोकरेज कमीशन है तो वो इंक्लूड किया जा सकता है, बट उस फाइनेंशियल असेट्स के परचेज के टाइम पे या इवन इनकम, अगर हम खर्च कर रहे हैं या कमा रहे हैं, दोनों ही केस में इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर इनकम है तो इसका हो जाएगा परचेज का खर्च, इसका हो जाएगा। जैसे ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं करते उसी प्रकार ट्रांसफर इनकम भी इंक्लूड नहीं करते हैं। जिस प्रकार सेकेंड हैंड गुड्स पे खर्च इंक्लूड नहीं करते हैं, उसी प्रकार सेकेंड हैंड गुड्स के ऊपर इनकम भी इंक्लूड नहीं करते हैं। सब पॉइंट बहुत हद तक मैच करेगा। एक पॉइंट अलग है, ये भी इंक्लूड नहीं करता। विंडफॉल गेन, ये क्या होता है भाई, बहुत बार हम अचानक से पैसा कमा लेते हैं, रैंडम लॉटरी लग गया कुछ ऐसा टाइप का, तो उसको भी इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि ये भी हमारा क्या है, नॉन प्रोडक्टिव इनकम है। अनप्रोडक्टिव इनकम जो रिसीव होगा वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट
अगर हम कोई ऐसा एक्सपेंस कर रहे हैं अपने खुद के ऊपर, जैसे हमने 10 कार बनाया, उसमें से 2 कार खुद इस्तेमाल कर रहा है और बाकी 8 को बेच दे रहा है, तो जो 8 को बेचे वो तो इंक्लूड होगा, बट जो 2 खुद इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी उसका वैल्यू है, वो हमारे बेस के स्टॉक में इंक्लूजन, उसका एडिशन हो गया, तो ऑल 10 को इंक्लूड करेंगे, इंक्लूडिंग उन 2 को भी जो हम सेल्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो हम सेल्फ ओन प्रोडक्ट खुद खर्च करते हैं खुद के लिए, वो भी इंक्लूड होगा। यस, उसी प्रकार यहां भी अगर हम कोई इनकम अर्न करते हैं, जैसे हमारा खुद का बिल्डिंग था और उस पे हम खुद के कमा रहे हैं, सेल्फ अर्निंग हो रहा है, वो भी इंक्लूड होगा। तो कोई सेल्फ खर्च कर रहे हैं, सेल्फ इनकम रिसीव कर रहे हैं अपने ही असेट से, वो दोनों ही केस में इंक्लूड किया जाता है। तो ये प्रिकॉशंस अगर एग्जाम में आते तो 5 पॉइंट याद रखिएगा, सफिशिएंट है। अब हमने अभी तक पढ़ा क्या था? हम लोग ने टोटल अभी तक इतने हेडिंग्स तो पढ़ लिए जो कि नेशनल इनकम के मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स को कवर करता है, जिसमें कि हमने कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम के जो 3 मेथड्स थे उसके फॉर्मूलाज देखे, फिलहाल न्यूमेरिकल बाद में लगवाएंगे, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, डिफ्लेटर के फॉर्मूलाज जानकर, सर्कल ऑफ फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर, जो पूरा साइकिल था बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड, वो जाने, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम क्या होता है उसको कैसे सुधारा जाए वो जाने, उसके बाद इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड के प्रिकॉशन अभी जस्ट जाने हैं, एंड जीडीपी एंड सोशल वेलफेयर कैसे अलग हैं हमने वो पढ़ा, जाना, देखा, एंड गुड्स के टाइप्स के अपने पूरा टाइप्स था वो डिस्कस हुआ, एंड लास्ट में इन 3 अप्रोच, ग्रॉस नेट डेप्रिसिएशन, नेशनल डोमेस्टिक एनएफआईए एंड एमपीएफसी एनआईटी, इनकी फॉर्मूलाज देख रहे हैं। अब हो सकता है हमसे कहीं कुछ गलतियां हुआ हो या कहीं आपको अभी भी कुछ चीजें क्लैरिफाइड ना हुआ हो, हम बेशक चाहेंगे आप उस चीज को अपने कमेंट में बताइए और उस पर हम आगे से और काम करेंगे। ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे, तो हो सकता है चीजें भी थोड़ा सा समय लगे चीजों को और बेहतर करने में, आगे ये और अच्छा होगा, इसका हम पूरा ध्यान देंगे। ये हमारा नेशनल इनकम पे बेस्ड था। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा जल्द आएगा, कोशिश करेंगे कल तक प्रोवाइड करने का, जो कि बेस्ड रहेगा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई पे, एंड अगर टाइम मिलेगा तो उसमें एक चैप्टर और इंक्लूड करेंगे। अभी इकोनॉमिक्स की बात की है, 2-3 दिन बाद हम अकाउंटेंसी में भी शिफ्ट करेंगे एंड दोनों एक साथ चलेंगे। बिजनेस के लिए समय है तो उस पर इतना परेशान नहीं है, फिलहाल हम कोशिश करेंगे अकाउंट ई को कवर कराएं, ताकि एग्जाम एकदम करीब जब आए तो इतना कंटेंट हमारे पास रहे जो हमें जरूर से पढ़ना है। अब एक सवाल आ सकता है कि भाई चीजें हमें कैसे मिलेगा, मतलब कैसे मिलेगा बच्चों को? तो सबसे पहली बात तो ये, हम हर चीज का पीडीएफ भी रखें। ऑब्वियस ही बात है, अभी पीडीएफ अपलोड तो नहीं कर पाएंगे यूट्यूब पे, मुझे भी इसका नॉलेज प्रॉपर नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं जिनको लग रहा है कि उनके लिए बहुत कुछ काम का है वो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7080322308 7080322308। मेरा नाम है अंगेश कुमार और हम चाहेंगे कि वो सभी बच्चे जिनको कि लग रहा है कि भाई कैसे पढ़ें, वो जरूर मुझसे कांटेक्ट करें, ताकि हम उनको एटलीस्ट वो सब कुछ दे पाए जो उनके बोर्ड के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली बहुत प्रिसाइज है। हो सकता है ये चीजें बहुत लिमिटेड लगे उन बच्चों को जो कि अच्छे मार्क्स मतलब 70+ के लिए पढ़ रहे हैं, बट मेरा मेन टारगेट पहले उन बच्चों के लिए जो कि बिल्कुल भी नहीं पढ़े उन्हें ये सब कुछ पढ़ना है बहुत जरूरी से, क्योंकि एग्जाम में इनका आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। बेटर रहेगा आपको जितना मैंने आज पढ़ाया इन सब का हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे जो भी कांटेक्ट करेगा, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर मिलेंगे जिसमें और टॉपिक्स रहेंगे एंड उसको और बेहतर तरीके डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स पे एक साथ बात करेंगे जब हम गवर्नमेंट बजट, एग्रीगेट डिमांड, नेशनल इनकम कवर हो जाएगा, उसके बाद मैक्रो बात करेंगे। मैक्रो के बाद इंडियन इकोनॉमी के जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे लेक्चर से फॉर्म में, लेकिन साथ ही साथ अकाउंट का भी स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। नमस्ते।